हेलो लर्नर्स, आपको मेरा आलोक तिवारी का नमस्कार। आज हम लोग RAS ओनली के प्लेटफॉर्म से आपको गणतंत्र दिवस या संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने का मतलब ये है कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इस बात का हम जश्न मनाते हैं कि हमारे राज्य का राष्ट्राध्यक्ष या हमारा राष्ट्रपति निर्वाचित होगा जनता के द्वारा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। भारत में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन की व्यवस्था अपनाई गई है। तो हम इस बात का जश्न मनाते हैं कि देश का कोई भी व्यक्ति किसी जाति, धर्म, समुदाय अथवा लिंग से हो, वो देश का राष्ट्रपति बन सकता है। और हजारों वर्षों की एक प्रक्रिया कि सुल्तान, बादशाह या पातशाह, राजा, महाराजा, महाराजाधिराज एक खास फैमिली से आते थे। और 26 जनवरी 1950 को इस प्रथा पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन गॉडफादर ने रोक लगा दी। इसी उपलक्ष्य में आज हम आपको एक तोहफा देना चाहते हैं। एक बड़ी मांग आ रही थी RAS ओनली के प्लेटफॉर्म पर कि आप ब्रिटिश शासन के दौरान जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए हैं उनको तुलनात्मक रूप से समझा दीजिए। तो मैं एक प्रयास कर रहा हूं आपके लिए कि जो भी संवैधानिक यात्रा हुई है ब्रिटिश शासन के दौरान, उस यात्रा को हम आप आज उस यात्रा पर चलते हैं। तो हमारा टॉपिक भी यही है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। आज दिन भी पवित्र है, तो हम इसको अगर हम डिस्कस करें तो दो फेज में देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। क्लास का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी बाइलैंग्वेज होगा। आपके कमेंट को मैं देखता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये प्री फोकस्ड प्रिपरेशन है। तो कई बार क्या होता है कि हम टॉपिक की गहराइयों को उस हद तक नहीं छूते हैं जिस हद तक हम मेंस के लिए तैयारी करवाते हैं। लेकिन फिर भी आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं उसमें हम प्री कम मेंस दोनों कवर कर रहे हैं। और ये आपको न केवल हिस्ट्री में हेल्प करेगा बल्कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन यात्रा में भी आपको हेल्प करेगा। तो फेज फर्स्ट अगर हम देखें, फेज फर्स्ट की बात करते हैं। फेज फर्स्ट का मतलब है हम कंपनी रूल की बात कर लें। कंपनी रूल 1773 टू 1757 टू 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है और शासन सत्ता कंपनी के हाथों से निकलकर क्राउन के हाथों में चली जाती है। और फेज अगर हम सेकंड देखेंगे, फेज सेकंड तो कॉल्ड क्राउन रूल। क्राउन रूल फ्रॉम 1858 टू 1947, राइट। इस जर्नी को हम कवर करते हैं। तो फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में एक्टिविटी को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट पास किया। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इज कॉल्ड रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो फर्स्ट टाइम रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट में 3 बार संशोधन किए गए। पहला संशोधन हुआ 1781 में, दूसरा हुआ है 1784 में और तीसरा संशोधन हुआ है 1786 में। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में 3 बार संशोधन हुए हैं। अमेंडमेंट इन 1781, अमेंडमेंट इन 1784, इन अमेंडमेंट इन 1786। तो इन अमेंडमेंट पर हम चर्चा करेंगे, राइट। और उसके बाद चार्टर एक्ट पास हुए हैं। तो चार्टर एक्ट कब कब पास हुए हैं, अगर हम इनकी चर्चा करेंगे तो आफ्टर 1773
चार्टर एक्ट पास हुआ 1793, उसके बाद पास हुआ है 1813, एंड देन 1833, एंड देन 1853। तो ये चार्टर एक्ट पारित हुए हैं। तो 1757 से 1857 के दौरान ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए टाइम टाइम पर ये एक्ट पारित किए, पास किए। और जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो शासन सत्ता कंपनी के हाथों से निकलकर क्राउन के हाथों में चली गई। और यहां पर अगर हम देखेंगे, फिर हमारे पास जो एक्ट आते हैं, अगर हम इसकी चर्चा करें तो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट आते हैं। ध्यान रहे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और इंडियन काउंसिल एक्ट में अंतर है। इंडियन काउंसिल एक्ट का मतलब है सम अमेंडमेंट इन काउंसिल्स, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का मतलब है अमेंडमेंट और सुधार और सम जो प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशंस विच वर गिवन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। फिर उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट आता है। इंडियन काउंसिल एक्ट की बात करें तो हमारे पास 3 इंडियन काउंसिल एक्ट आते हैं। फर्स्ट 1892, 1861, and then 1892, 1861, 1892 and 1909। और उसके बाद फिर हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आते हैं 1919 and 1935, and then इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और विभाजन के साथ ये देश आजाद हो जाता है। तो आज हम फर्स्ट फेज की चर्चा करते हैं। 1757 से 1857 के बीच ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को भारत में नियंत्रित और विनियमित करने के लिए कौन कौन से एक्ट पारित किए। टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश पार्लियामेंट पासेस फ्यू एक्ट। तो हम शुरुआत से चर्चा करने जा रहे हैं, और कहां तक करेंगे ये चर्चा आज फर्स्ट फेज में यहां तक लेकर जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फर्स्ट प्रोविजन, मैं आपकी जानकारी में इतना बता दूं कि ये इंडिया है, ये इंडिया, और 3 तरह की प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। पहला, ये बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, एंड थर्ड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। यहां पर भी गवर्नर होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, यहां पर भी गवर्नर होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और गवर्नर यहां पर भी था ईस्ट इंडिया कंपनी का। और तीनों ही गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी की एक सुप्रीम बॉडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, राइट, इसको रिपोर्ट करते थे। मुझे ये बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, और बैटल ऑफ प्लासी के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्टेट बनने की प्रक्रिया में आ गई। और कैसे 1764 बक्सर हुआ, फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई 1765, और कैसे 1765 से 1772 के बीच में ड्यूल रूल स्टार्ट हुआ। ड्यूल रूल का मतलब है दीवानी और निजामत अधिकार अलग अलग हाथों में। दीवानी अधिकार दिए गए, कंपनी के पास दीवानी अधिकार थे, और निजामत अधिकार नवाब के पास थे। इसको ड्यूल रूल बोलते हैं। जब प्रशासन के विषयों को डिवाइड कर रूल किया जाए, इसको ड्यूल रूल। तो वॉरेन हेस्टिंग के समय 1772 में ड्यूल रूल एंड हो गया, समाप्त हो गया, और दीवानी और निजामत अधिकार दोनों ही कंपनी के पास आ गए, और कंपनी प्योरली एक स्टेट बन गई, विशुद्ध रूप से एक राज्य बन गई। तो सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, टॉप मैनेजमेंट बॉडी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। अगर हम कंपनी का स्ट्रक्चर देखना चाहें, कंपनी का स्ट्रक्चर एक बार देखना चाहें तो आप देख लें। ये टॉप बॉडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है,
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इस पे 24 मेंबर्स होंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी अगर हम देखना चाहें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये टॉप मैनेजमेंट बॉडी है, सीओडी। उसके बाद क्या है, गवर्नर है। गवर्नर के नीचे क्या है, यहां पे देखेंगे तो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स। इसके नीचे देखेंगे तो फैक्टर्स हैं, इसके नीचे देखेंगे तो राइटर्स। ये कंपनी का ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका ऑफिस कहां है, इसका ऑफिस लंदन में है। 2 रूम किराए पर लिया हुआ है, 2 कमरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किराए पर लिए हुए हैं, और एक कंपनी स्टेब्लिश करी है 1600 में। कंपनी स्टेब्लिश कब हुई है, 1600 सीई लंदन में स्टेब्लिश हुई है। कंपनी इंडिया कब आती है, 1608 1609 में आती है। फर्स्ट फैक्ट्री 1611 में, फिर प्लासी 1757 में करती है, फिर बक्सर 1764 में करती है, 1772 में ड्यूल रूल एंड कर देती है। कंपनी प्योरली एक स्टेट बन जाती है। ध्यान देने की बात है ये कि इन सर्विसेज को बोला जाता था क्या, मर्केंटाइल सर्विसेज। दीज सर्विसेज आर कॉल्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टाइम क्या, मर्केंटाइल सर्विसेज। ध्यान देने की बात है, मर्केंटाइल सर्विसेज, मर्केंटाइल सर्विसेज, राइट, मर्केंटाइल सर्विसेज कहा जाता था। बट जब कंपनी अब चूंकि राज्य बन गई है, एक व्यापारिक कंपनी स्टेट बन गई है, तो स्टेट बन गई है तो जॉब प्रोफाइल चेंज हो जाएगी। फैक्टर्स राइटर्स की, ट्रेडर्स, फैक्टर्स मींस इंचार्ज ऑफ फैक्ट्री, राइटर्स मींस टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। तो क्या है, इनका जॉब प्रोफाइल चेंज हो गया। तो मर्केंटाइल सर्विसेज इज नाउ कॉल्ड सीसीएस, कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, अगर हम देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, सीसीएस की शुरुआत की, माने जॉब प्रोफाइल चेंज हो गया। अब कंपनी रेवेन्यू कलेक्ट करेगी तो इस कॉल्ड सीसीएस। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम देखेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, फर्स्ट टाइम इस सीसीएस को रेगुलराइज कर दिया। मतलब व्हाट इज द कंडीशंस ऑफ टर्म एंड व्हाट इज द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज, सैलरी, पेंशन, अलाउंसेस, राइट, टर्म ऑफ ऑफिस, तो सब कुछ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया, रेगुलराइज किया फर्स्ट टाइम। दैट्स व्हाई लॉर्ड कॉर्नवालिस इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। और 1858 में अगर हम देखेंगे तो 1858 में, इसी 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जीओआई, इसी को बोला जाता था क्या, आईसीएस, इंपीरियल सिविल सर्विसेज। और 1947 में अगर हम देखेंगे तो 1947 के बाद से इसी आईसीएस को आईएएस कहा गया। तो ये मर्केंटाइल सर्विसेज किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, सीसीएस में। क्यों, क्योंकि अब जॉब प्रोफाइल इनका चेंज हो गया। अब ये व्यापारी के अतिरिक्त एक राज्य भी बन गए, स्टेट भी बन गए, स्टेट की भूमिका में है, तो जॉब प्रोफाइल चेंज हुआ, राइट। अब हम आ जाते हैं वापस फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो हम देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग आता है 1772 में, वॉरेन हेस्टिंग आता है और ड्यूल रूल एंड कर देता है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो दीवानी और निजामत राइट हैं वो खुद कंपनी अपने हाथों में ले लेती है, और कंपनी लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म स्टार्ट करती है, हम लोग हिस्ट्री में पढ़ाते हैं। तो जो वॉरेन हेस्टिंग ने लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म किए थे वो पूरी तरह से फेल हो गए। तो हम देखते हैं अनफिनिश्ड टास्क ऑफ वॉरेन हेस्टिंग कंप्लीटेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कंपनी के जो भी राजस्व सुधार थे वॉरेन हेस्टिंग के समय वो फेल हो गए, और कंपनी को बैंक ऑफ इंग्लैंड से 10 लाख पाउंड का कर्जा लेना पड़ा। और इन्हीं सरकमस्टांसेस में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कॉलर पर हाथ डाल दिया। किस तरह से, फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ध्यान दीजिएगा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य बन चुकी है,
स्टेट बन चुकी है। 1772 में तो वॉरेन हेस्टिंग के समय ड्यूल रूल भी समाप्त कर दिया गया, अब स्टेट बन चुकी है और ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया है। इस एक्ट के प्रोविजन क्या है? एक सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता की स्थापना होगी। 1773 में ये एक्ट आया, 1774 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता स्थापित हुआ, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस होगा और 3 अदर जजेस होंगे। चीफ जस्टिस एलिजा एम्फे और 3 अदर जजेस। तो पहला प्रोविजन तो ये होगा। हम देखेंगे कि जुडिशरी सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले अदालत होती थी मुंसिफ। मुंसिफ, मुंसिफ का मतलब है द पर्सन हु गिव द जस्टिस इज कॉल्ड मुंसिफ। सबसे लोअर कोर्ट ये मानते थे। फिर इसके बाद कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार होते थे, कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार। फिर अगर हम देखेंगे कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद सर्किट कोर्ट, सर्किट कोर्ट, राइट। 4 सर्किट कोर्ट, कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना, 4 सर्किट कोर्ट बनाए हुए थे। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। और इसके बाद क्या है? सदर दीवानी अदालत, सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत। तो ये सदर निजामत अदालत, ये हम देखेंगे क्या था? जुडिशियल सिस्टम था। सबसे अपर कोर्ट सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत होती थी। सबसे निचली कोर्ट मुंसिफ होती थी। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो दीवानी और फौजदारी मामले जो इंडियंस के थे वो इस तरह से इन कोर्ट में उनको ले जाया जाता था और जस्टिस मिलता था। तो फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता, एक होमवर्क है आपके लिए। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता का काम क्या होगा? ये किन मामलों को सुनेगी, किस मामलों को सुनेगी, ये आपका एक काम है, होमवर्क है। मैसेज मैं आपके जरूर देखता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप मुझे मैसेज करेंगे, क्योंकि न्याय प्रणाली भारत में तो ये है। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता की स्थापना क्यों की गई? एक टास्क है छोटा सा। सेकंड क्या है? कंपनी एम्प्लॉइज हैव बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंगेजिंग इन प्राइवेट बिजनेसेस एंड एक्सेप्टिंग गिफ्ट एंड ब्राइब्स फ्रॉम इंडियन पीपल। माने अब कंपनी क्या है? प्राइवेट ट्रेड बैन कर दिया गया। कंपनी निजी व्यापार में भाग नहीं लेगी। आप जरा वो समय देखिए जब वास्को डी गामा भारत आया और उसने यहाँ ब्लैक पेपर में जब निवेश किया और वो यहाँ से वो स्पाइसेस लेके जब गया पुर्तगाल, तो 60 गुना मुनाफा कमाया, एनसीईआरटी कहती है। तो प्राइवेट ट्रेड का मतलब है कंपनी के हितों को नुकसान, इसलिए प्राइवेट ट्रेड पर बैन कर दिया गया। इंडियन किंग से, इंडियन पीपल से, इंडियन नवाब से कोई गिफ्ट और ब्राइब्स नहीं लिए जाएंगे, ना कोई गिफ्ट लिया जाएगा, ना कोई घूस ली जाएगी। अगर इस तरह का कोई मामला पाया जाता है तो ये सी सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता में जाएगा, ना कि इन कोर्ट्स में, राइट। फिर क्या है? जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, जैसा कि अभी मैंने बताया था, ये टॉप मैनेजमेंट बॉडी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हुज ऑफिस इन लंदन। तो जो टॉप मैनेजमेंट बॉडी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, अगर हम वो देखेंगे, सीओडी, सीओडी। तो सीओडी विल प्रोवाइड द ब्रिटिश गवर्नमेंट विथ इंफॉर्मेशन ऑन द कंपनी रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। कहने का मतलब ये हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अपने सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स की जानकारी किसको देगी? वो देगी ब्रिटिश सरकार को। देखिए कंपनी पर कंट्रोल कैसे कर लिया ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश क्राउन ने, कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री अफेयर्स की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देगी। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है? गवर्नर ऑफ बंगाल इज नाउ कॉल्ड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, राइट। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब गवर्नर यहां पर भी था, मद्रास में भी था, गवर्नर बॉम्बे में भी था और गवर्नर बंगाल में भी था। इनको प्रेसिडेंसी बोलते थे, प्रेसिडेंसीज। और तीनों गवर्नर किसको रिपोर्ट करते थे? ये तीनों गवर्नर अगर हम देखेंगे तो किसको रिपोर्ट करेंगे? ये रिपोर्ट करेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। लेकिन इस एक्ट ने सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करा, सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट करी। कैसे केंद्रीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट करी? कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है, नाउ रीनेम्ड एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड बोथ गवर्नर
ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वर अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो यही लिखा हुआ है, गवर्नर ऑफ बंगाल इज नाउ कॉल्ड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड गवर्नर ऑफ द मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज वर प्लेस्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। माने मद्रास और गवर्नर, मद्रास का गवर्नर और बॉम्बे का गवर्नर अब किसके अंडर काम करेगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर काम करेगा। तो हम कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड वर स्टार्ट फ्रॉम द एक्ट ऑफ 1773। एक बात और है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास काम बढ़ गया, क्योंकि अभी वो गवर्नर ऑफ बंगाल था, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, मद्रास और बॉम्बे के मामलों को भी देखेगा। तो उसको सहायता करने के लिए, उसको असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी। उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर होंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हेल्प करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसको असिस्ट करेगी और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर कितने हैं? 4। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो एडवाइस होगी वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पर बाइंडिंग होगी। माने सिर्फ एडवाइजरी नहीं है, ये सलाहकारी निकाय नहीं है, इसकी सलाह, हेलो लर्नर, ध्यान देने वाली बात कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो असिस्ट करेगी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, ये सहायता, ये सलाह बाध्यकारी होगी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पर। इसीलिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बीच में डिस्प्यूट है। और दूसरा डिस्प्यूट, इस एक्ट की कुछ कमियां हैं, डीमेरिट में 2 कमियां, प्रमुख कमियां हैं। फर्स्ट, पहली कमियां कि गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में डिस्प्यूट है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी कार्यों को कर रहे होंगे, कंपनी कार्यों के दौरान वो किसके प्रति जवाबदेह होंगे, उनका ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा? गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी या सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता होगा? तो पहला तो इसमें कमी इसमें यह है कि इसका ज्यूरिसडिक्शन स्पष्ट नहीं है, क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहीं है। और दूसरी कमी यह थी इस एक्ट की कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बीच में डिस्प्यूट है। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो सलाह है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, वो बाउंडेड है, वो बाइंडिंग है ओवर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसीलिए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 2 बारी संशोधन करना पड़ा। तो पहला अमेंडमेंट क्या है, अब ध्यान देने की बात है, मैं क्रमशः आगे बढ़ रहा हूं। जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा ना कि यहां पर 3 बार हम लोगों ने देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में 3 बार अमेंडमेंट किए गए, 1781, 1784 एंड 1786। तो ये अमेंडमेंट क्यों किए गए? इस एक्ट की अगर हम बात करें, इस एक्ट की बात अगर हम करें तो 1781 में अमेंडमेंट क्यों किया गया? क्योंकि एक प्रॉब्लम आ रही थी। क्या प्रॉब्लम थी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता के बीच में डिस्प्यूट आ रहा था। डिस्प्यूट क्या आ रहा था कि जो कंपनी के एम्प्लॉई हैं वो कंपनी के कार्यों के दौरान किसके प्रति जवाबदेह होंगे? राइट, वो जवाबदेही गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रति होगी या सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता के प्रति होगी? तो हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को in regulating act 1773 the jurisdiction was not clear, so to resolve this problem the division of jurisdiction has been clearly defined। क्या clearly define किया गया कि कंपनी के एम्प्लॉइज कंपनी के कार्यों के दौरान जो भी उनसे गलतियां होंगी, राइट, उसके प्रति वो जवाबदेह किसके प्रति होंगे? वो जवाबदेह होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के प्रति, ना कि कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के प्रति। तो इस तरह से ये ज्यूरिसडिक्शन स्पष्ट किया गया। ये एक्ट कुछ भी नहीं है, इसीलिए इस एक्ट को हम बंगाल ज्यूडिकेचर एक्ट 1781 बोलते हैं या एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं। तो अभी तक हम क्या देखेंगे कि क्या स्पष्ट हुआ है कि ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट था और इसमें क्या है, कोई खास बात नहीं है। केवल इतनी सी बात है कि जो ज्यूरिसडिक्शन था, क्षेत्राधिकार था, ईस्ट इंडिया कंपनी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल
एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता के प्रति उस ज्यूरिसडिक्शन को क्लियर किया गया, क्लियरली डिफाइन किया गया। अब हम आ जाएं क्या नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या प्रोविजन था? वो प्रोविजन ये था कि जो इंडियन टेरिटरी है अंडर द कंपनी इन इंडिया, कंट्रोल वाज कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशंस। अब आप ध्यान दीजिए, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अभी तक टेरिटरी एक्वायर करी है इंडिया में, उसको कहा क्या गया? ब्रिटिश एक्वायर्ड टेरिटरी। क्या कहा गया? ब्रिटिश पोजीशंस। ब्रिटिश पोजीशंस का मतलब क्या हुआ? अब 1784 में जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्षेत्र था इंडिया में, हेलो लर्नर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जितना क्षेत्र था इंडिया में, वो दरअसल अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी नहीं है, अब वो ब्रिटिश एम्प्रेस की टेरिटरी है, माने वो ब्रिटेन की टेरिटरी है। टेरिटरी इन इंडिया अंडर द कंपनी इज नाउ कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशंस। इसीलिए आप जब देखिए कि 1783 में हम जब देखेंगे कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हुआ, और इसमें देखेंगे तो टीपू हैदर अली मारा गया, टीपू सुल्तान ने इस वॉर को आगे प्रोसीड किया। तो यहां पर हम देखेंगे कि टीपू सुल्तान जब युद्ध लड़ा, हैदर अली जब भारत में युद्ध लड़ा तो वो कंपनी से लड़ा, लेकिन टीपू सुल्तान भारत में जब युद्ध लड़ेगा तो वो कंपनी से नहीं लड़ेगा, ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ेगा, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से लड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब जो टेरिटरी है इन इंडिया नाउ कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशंस। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप समझ गए होंगे, राइट। सेकंड क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात क्या है? अगर आप यहां पर देखें कि सबसे ऊपर जो टॉप बॉडी है वो क्या है? क्राउन, टेक्निकली क्राउन है, राइट। वैसे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट पावरफुल बॉडी है। 1215 के बाद ही हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट धीरे धीरे अपने पे पावर लेती गई और क्राउन कमजोर होता गया। तो टेक्निकली क्या है? क्राउन पावरफुल बॉडी है। क्राउन के नीचे कौन आ जाएगा? तो हम देखेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट आ जाएगी। बीपी का मतलब है ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट के नीचे कौन आ जाएगा? इसके बाद अगर हम देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहें या कैबिनेट कहें, और कैबिनेट हेडेड बाय पीएम। इसके नीचे कौन आ जाएगा? इसके नीचे सीओडी आ जाएगा। सीओडी के नीचे क्या आ जाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आ जाएगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बाद गवर्नर आ जाएंगे। गवर्नर के बाद ट्रेडर्स आ जाएंगे, फैक्टर्स आ जाएंगे, राइटर्स आ जाएंगे। ये ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स, फैक्टर्स और राइटर्स। तो हम देखेंगे कि एक नया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। बीओसी की एक स्थापना होती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये 6 मेंबर बॉडी है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, एक अदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और 4 प्रिवी काउंसिल के मेंबर हैं। ये 6 मेंबर बॉडी, और सीओडी अगर हम देखेंगे तो आपको पता है 24 मेंबर बॉडी है। हम ये देखेंगे कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ये क्या है? अपने पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा बीओसी के प्रति। हेलो, आप जब भी कोई पॉलिटिकल फंक्शन करेगा, माने कोई युद्ध करेगा, कोई ट्रीटी करेगा, कोई समझौता करेगा, तो वो सब अंडर द गाइडेंस ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस को छीन लिया गया, माने ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शन कौन देखेगा? पॉलिटिकल फंक्शन, पीएफ, पॉलिटिकल फंक्शन कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपने कॉमर्शियल फंक्शंस के लिए किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा? सीओडी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। इसी को बोलते हैं ड्यूल गवर्नमेंट। फिर मैं कह रहा हूं ड्यूल गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ? जहां एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट को डिवाइड कर रूल किया जाए, इसको ड्यूल गवर्नमेंट। ये दोहरी सरकार है कि गवर्नर जनरल अपने कॉमर्शियल फंक्शंस के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा बीओसी के प्रति, और अपने पॉलिटिकल फंक्शंस कॉमर्शियल फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा सीओडी के प्रति, जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट बॉडी है। और ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल
पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होगा? बीओसी के प्रति, जिसमें 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिसमें 4 प्रिवी काउंसिल के मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं जिसमें 4 प्रिवी काउंसिल के मेंबर हैं, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और दूसरा भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो हम देखेंगे कैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने क्या किया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने क्या किया, कंपनी की पॉलिटिकल पावर्स को अपने में निहित कर लिया। हेलो, कंपनी की भारत में पॉलिटिकल पावर को अपने पास रख लिया। इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करेगी, कोई भी बार करेगी, कोई भी ट्रीटी करेगी, कोई भी पैक्ट करेगी, वो सब अंडर द गाइडेंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट होगा। ये पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टेब्लिश कर दिया गया और सारे, इस डायग्राम को आप समझ पा रहे होंगे, ये डायग्राम यहीं कनेक्ट होगा, यहीं कनेक्ट होगा। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अपॉइंट कौन करेगा, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि सामान्य तौर पर आप देखेंगे तो सीओडी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अपॉइंट करेगा, बट बिहाइंड द स्क्रीन अगर हम देखेंगे पर्दे के पीछे तो एक सीक्रेट कमेटी बनेगी। सीक्रेट कमेटी बीओसी बनाएगा और वो सीक्रेट कमेटी जिस नाम को सीओडी के पास भेज देगी, सीओडी उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट कर देगा। तो पर्दे के सामने से अगर हम देखेंगे तो सीओडी अपॉइंट करेगा, पर्दे के पीछे से देखेंगे तो बीओसी अपॉइंट करेगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, राइट। और ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, इसकी सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी कंट्रोल होगी बीओसी के द्वारा। इसकी सारी कॉमर्शियली एक्टिविटी का मतलब है इसको स्पाइसेस खरीदने हैं कि इसको किस तरह की प्रोडक्ट भारत में खरीदने हैं, कॉटन खरीदना है, ये सब तय करेगा सीओडी। कितना खरीदना है, कहां बेचना है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप समझ चुके होंगे। और थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, मैंने आपको बताया था, याद करिए, कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल 1774 में, अगर आपको याद हो, 1774 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था और इसको असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर कितने थे? 4। अब 4 से घटाकर कितने कर दिए गए? 3, ताकि गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बीच में डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए अब गवर्नर जनरल को कम मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो हम देखते हैं कि क्या है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की संख्या को घटाकर 4 से 3 कर दिया गया। तो ये क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सलाह अभी भी गवर्नर जनरल पर बाइंडिंग है। तो 1773 में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर्म की गई, जिसका फॉर्मेशन हुआ, उसकी सलाह गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पर बाइंडिंग है। ये बात कीप इन योर माइंड प्लीज। आगे अगर हम देखेंगे तो अमेंडमेंट एक्ट 1786, क्या है अमेंडमेंट? एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स वाज मेड एडवाइजरी। लिसन, आप कंपेयर करिए 1773 से लेकर के 1786 तक जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल अगर हम देखेंगे इस दौरान में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ये इसकी सलाह क्या है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसकी सलाह क्या है? बाइंडिंग है, बाइंडिंग है, राइट। 1786 से लेकर के 1947 तक ये एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल होगी, इसकी सलाह बाइंडिंग नहीं, एडवाइजरी होगी। एडवाइजरी माने अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो एडवाइस होगी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस पर बाइंडिंग नहीं होगी, राइट। और फिर हम देखेंगे 1947 से लेकर के आज तक टिल नाउ जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे आज, और गवर्नर जनरल का मतलब है प्रेसिडेंट बोलेंगे, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सलाह अब देखेंगे तो फिर क्या है, 1947 से आज तक फिर बाइंडिंग है, राइट।
तो जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम की सलाह मानने के लिए बाध्य है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहला अमेंडमेंट ये किया गया। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट करिएगा, हम आप तक अप्रोच जरूर करेंगे। और दूसरा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कुड बिकेम द कमांडर इन चीफ। इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एक सिविलियन ऑफिसर हुआ करता था और कमांडर इन चीफ अलग हुआ करता था। कमांडर इन चीफ का मतलब है जो आर्मी को फाइनल ऑर्डर दे। जैसे इंडिया का कमांडर इन चीफ इस समय प्रेसिडेंट है, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि किस शर्त के साथ कॉर्नवालिस भारत आया है कि वो कमांडर इन चीफ भी होगा और वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी होगा। 1786 के पहले कमांडर इन चीफ एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल दो अलग अलग पोस्ट हुआ करते थे, राइट? हो सकता है, ध्यान देने की बात है। इसका मतलब है कि आर्मी को फाइनल ऑर्डर देने वाला क्या है? कमांडर इन चीफ है। तो हम कहने का मतलब ये हुआ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस सारी पावर लेकर के आया, सारी पावर लेकर के आया। पहली पावर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सलाह गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पर बाइंडिंग नहीं है। देखिए किस तरह से एब्सोल्यूट अथॉरिटी लेकर आया लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये वही लॉर्ड कॉर्नवालिस है जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि उसके बाद भी अमेरिका आजाद हो गया, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस की काबिलियत पर कोई डाउट नहीं पैदा किया गया और इंग्लैंड सरकार ने रिक्वेस्ट करी लॉर्ड कॉर्नवालिस से कि वो भारत चला जाए। लेकिन भारत आने के पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दो शर्तें रखी, जिन दो शर्तों को ब्रिटिश सरकार ने माना। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में अमेंडमेंट किए। इसीलिए इतिहास गवाह है इस बात का कि कमजोर लोग दूसरों की शर्तों पर काम करते हैं, ताकतवर लोग अपनी शर्तों पर काम करते हैं। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कुड बिकेम कमांडर इन चीफ, हो सकता है ये बदलाव हुए। तो उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक समझ चुके होंगे। यहां तक क्या समझ चुके होंगे आप कि कैसे 1781 जो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 वो आपके माइंड में है। 1781 में क्या हुआ? जो ज्यूरिसडिक्शन था, ईस्ट ज्यूरिसडिक्शन था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता के बीच में, वो ज्यूरिसडिक्शन क्लियरली डिफाइन किया गया। 1784 में क्या हुआ? जो टेरिटरी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया है नाउ कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशंस। और दूसरा क्या है? एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करी गई और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया में पॉलिटिकल फंक्शंस को ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। सुनो मेरी बात, क्या 1784 के एक्ट में क्या हुआ कि एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से घटा के 3 कर दी गई। तुलना करते हुए जाइए, जस्ट कंपेयर, यहां से यहां क्या चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, क्या चेंज, चेंज, चेंज। और इसी चेंज को अगर आप अंडरलाइन करते हैं तो इसी का नाम हिस्ट्री है, इसी का नाम पॉलिटी है। क्या चेंज हुए? ये आज 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है, राइट? संविधान दिवस नहीं, संविधान दिवस तो 26 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं, राइट? उसमें हम अंबेडकर के कंट्रीब्यूशन को याद करते हैं। लेकिन ये गणतंत्र दिवस पर हम आपको क्या बतला रहे हैं कि चेंजेस क्या आ रहे हैं, क्या चेंज हुआ, यहां से यहां क्या चेंज हुआ, राइट? ये चेंजेस अंडरलाइन करने हैं। अब हम चर्चा करते हैं 1793 के चार्टर एक्ट की। तो चार्टर एक्ट हर 20 ईयर के गैप पर आए हैं, 20 ईयर, 20 ईयर, 20 ईयर, 20 ईयर। तो चार्टर एक्ट 1793 की बात कर लेते हैं। अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आपने देखा क्या? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, उसकी अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या 3 है। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सलाह गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पर बाइंडिंग नहीं है, ये एडवाइजरी है। आपने ये देखा, आपने क्या देखा कि 1784 में एक बीओसी स्टेब्लिश हुआ है। बीओसी स्टेब्लिश हुआ है, उसका मेन मोटिव ये है कि कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में पॉलिटिकल एक्टिविटी अब किसके द्वारा कंट्रोल होंगी? इस बीओसी के द्वारा कंट्रोल होंगी। और सीओडी क्या करेगा? सीओडी कॉमर्शियल फंक्शंस को कंट्रोल करेगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट कैसे होगा? डायरेक्टली अगर हम देखेंगे तो सीओडी ही अपॉइंट करेगा, बट पर्दे के पीछे देखेंगे तो बीओसी एक सीक्रेट कमेटी फॉर्म करेगी और वो सीक्रेट कमेटी एक नाम बीओसी को देगी, सीओडी को देगी। बीओसी एक सीक्रेट कमेटी फॉर्म करेगी और सीक्रेट कमेटी वो नाम देगी सीओडी को, सीओडी उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट कर देगा।
अभी तक का सिनेरियो ये है। चार्टर एक्ट 1793 में देखा, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मोनोपोली वॉज एक्सटेंडेड फॉर 20 ईयर। अगर आप देखेंगे तो 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश होती है 1600, तो एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक ग्रांड चार्टर पास किया था और इसके माध्यम से क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 सालों के लिए केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया था, मोनोपोली दी गई थी। मोनोपोली क्यों दी जाती है आपको पता होगा, हिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करते हैं इस बात को, राइट क्योंकि उस समय पोर्टुगीज थे, डच थे, उनकी ट्रेड मोनोपोली थी इंडिया में, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रमोट करने के लिए, स्टेट अपनी कंपनीज को प्रमोट करने के लिए, है ना, ऐसा करता है। तो हम देखेंगे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो एस्टेब्लिश हुई, एलिजाबेथ फर्स्ट ने इसको 15 ईयर के लिए ट्रेड मोनोपोली का राइट दिया था। लेकिन हम देखेंगे कि आगे जेम्स फर्स्ट के टाइम, एलिजाबेथ फर्स्ट की कुछ ही सालों के बाद डेथ हो जाती है, जेम्स फर्स्ट ने इसको क्या किया कि इसकी जो ट्रेड मोनोपोली है वो अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी, और अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी ट्रेड मोनोपोली। लेकिन पहली बार इस चार्टर एक्ट में कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली केवल अगले 20 वर्षों के लिए होगी। उसके बाद फिर डिसाइड होगा कि अगले ट्रेड मोनोपोली दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो पहले ट्रेड मोनोपोली एलिजाबेथ फर्स्ट ने 15 सालों के लिए दी, फिर ये ट्रेड मोनोपोली को जेम्स फर्स्ट ने, ब्रिटिश क्राउन जेम्स फर्स्ट ने अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, और पहली बार वो अनिश्चितता समाप्त हुई कब, ये समाप्त होती है 1793 में, राइट। आगे बढ़ जाता हूं, वाओ, सेकेंड पॉइंट देखिए, इंट्रोड्यूस्ड होम चार्जेस, फर्स्ट टाइम होम चार्जेस इंट्रोड्यूस किए गए। होम चार्जेस क्या है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी, उनके अलाउंसेस, है ना, उनके रिटायरमेंट, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी ब्रिटेन में प्रॉपर्टी खरीदेगी, वो सब किस पर चार्ज होगा, भारत के राजस्व से निकलेगा। और हम देखेंगे जो हमारे नेशनलिस्ट हैं वो इसी की मांग कर रहे थे कि होम चार्जेस को समाप्त किया जाए, होम चार्जेस को समाप्त किया जाए। तो समथिंग इज न्यू, नया क्या हुआ, पहला नया क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसके पहले ट्रेड मोनोपोली अनिश्चितकालीन के लिए थी, जो जेम्स फर्स्ट ने रॉयल चार्टर एक्ट के माध्यम से दी। यहां पर क्या, होम चार्जेस हमने यहां पे अंडरलाइन किया है, ये होम चार्जेस राष्ट्रवादियों के जो नेशनलिस्ट हैं उनके प्रेशर में कब एंड किया जाएगा, 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 होगा उसमें ये होम चार्जेस समाप्त कर दिए जाएंगे। इसका मतलब है होम चार्जेस की शुरुआत कब से कब तक हुई, अगर हम देखेंगे तो 1793 में शुरू हुए और 1919 में होम चार्जेस समाप्त कर दिए गए। एक दूसरी बात थी, अभी आप चेंज देखिए, ये सब कुछ नया हो रहा है, जो पहले से चला आ रहा था उसमें नया क्या ऐड हुआ, जो पहले से चला आ रहा था उसमें नया क्या ऐड हुआ है, या चेंजेस क्या हुए हैं। तो नया ऐड ये हुआ है कि ईस्ट इंडिया की कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को 20 इयर्स के लिए एक्सपेंड कर दिया गया है। दूसरा, होम चार्जेस इंट्रोड्यूस करे गए हैं। ये होम चार्जेस कब समाप्त होंगे, अंडर द प्रेशर ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट और नेशनलिस्ट, ये कब समाप्त होंगे, और रेवोल्यूशनरी, अंडर द प्रेशर ऑफ रेवोल्यूशनरी, ये कब समाप्त होंगे, 1919 में होंगे। और खास बात यह है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, पहली बार हम देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वॉरेन हेस्टिंग के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आया, उसने पहली बार जुडिशरी को, एग्जीक्यूटिव को और जुडिशरी को अलग अलग कर दिया। कैसे कर दिया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अभी तक न्याय भी करते थे और रेवेन्यू भी कलेक्ट करते थे, तो जो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा वही न्याय भी करेगा, इसलिए न्याय हो ये जरूरी नहीं। इसलिए हमने लिखा भी है कि प्रपोजल ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट जज इससे जुडिशरी राइट लेकर के किसको दे दिए गए, डिस्ट्रिक्ट जज को दे दिए गए, डिस्ट्रिक्ट जज को जुडिशरी राइट ट्रांसफर कर दिए गए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर के। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिस्टम अडॉप्ट कर लिया था, बट लॉर्ड कॉर्नवालिस का प्रपोजल ये इस एक्ट के माध्यम से लीगलाइज्ड हो गया। तो क्या लीगलाइज्ड हो गया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से जुडिशियल राइट लेकर एक न्यू
ऑफिस क्रिएट करा गया, एक न्यू पोस्ट की क्रिएट की गई और उस पोस्ट का नाम है डिस्ट्रिक्ट जज और उसको ये राइट ट्रांसफर कर दिए गए। राइट, फिर क्या है, द सिस्टम ऑफ कोर्ट फीस इंडेड एंड प्राइवेट लॉयर्स अलाउड। और उसी के बाद अगर हम देखेंगे तो भारत में जितने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक सदस्य हैं अधिकतर वकील हैं, तो यहां से वकालत की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। राइट, तो ये हमारे पास चार्टर एक्ट 1793 भी है। एक और प्रोविजन है कि पहली बार प्राइवेट ईस्ट इंडिया कंपनी में प्राइवेट ट्रेड को शुरू किया गया। अब आप कहेंगे प्राइवेट ट्रेड तो इंड कर दिया गया 1773 में। हाँ, प्राइवेट ट्रेड इंड किया, शुरू किया गया। तो ये शुरू इसलिए किया गया क्योंकि कंपनी मालवा में अफीम को पैदा करती थी, ओपीएम पैदा करती थी मालवा में, जाता था मुंबई और मुंबई से फिर वो जाता था चीन। तो अगर एक कंपनी अफीम का व्यापार करेगी तो ये और पकड़े जाएंगे जब कंपनी के लोग, तो ये तो कंपनी पर एक ब्लैक स्पॉट होगा। तो कंपनी ने क्या किया कि ऐसे लॉयल ऑफिसर्स को अपॉइंट कर दिया जो कंपनी के बिहाफ पर अफीम का व्यापार करेंगे, लेकिन पकड़े जाने पर खुद को इंडिविजुअल बताएंगे। तो इसको हम बोलते हैं प्राइवेट ट्रेड। अगर कभी आ जाए तो प्राइवेट ट्रेड की शुरुआत यहां होती है। राइट, तो किस रूप में प्राइवेट ट्रेड की शुरुआत होती है, ये संदर्भ जो है वो ये है ट्रेड विथ चाइना, चाइना के संदर्भ में। राइट, तो ये पॉइंट क्या है, चार्टर एक्ट 1793 के पॉइंट है हमारे पास। राइट, इसके बाद अगर हम देखें तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। चेंजेस को हमें अंडरलाइन करना है। आगे देखेंगे चार्टर एक्ट 1813। तो क्या है चार्टर एक्ट 1813? हम देखेंगे 1770s में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में आया। 1799 में इमरजेंस ऑफ नेपोलियन इन फ्रांस, और यही व्यक्ति 1804 में वहां का चांसलर बन बैठा। और इसने क्या करा, इसने ये किया कि एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम इंट्रोड्यूस करा। कॉन्टिनेंटल सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि नेपोलियन जानता था अच्छे से कि इंग्लैंड की आर्मी को फ्रांस की आर्मी परास्त नहीं कर सकती, इंग्लैंड की नेवी काफी स्ट्रांग है। तो अगर किसी देश को हराना है तो दूसरा तरीका यह भी है क्या कि आप उसकी इकोनॉमी को कमजोर कर दीजिए। तो क्या किया नेपोलियन ने फ्रांस में इंट्रोड्यूस करा, क्या, कॉन्टिनेंटल सिस्टम, यानी कि ब्रिटेन के वस्तुओं को यूरोप में प्रतिबंधित कर दिया गया। अमेरिका आजाद हो चुका है, अफ्रीका जा नहीं सकते हैं, डार्क कॉन्टिनेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब एक ही कंपनी भारत के साथ अभी तक व्यापार कर रही थी, लेकिन जो अदर कंपनीज हैं इंग्लैंड में वो भी भारत के साथ व्यापार करना चाहेंगी। क्यों? क्योंकि वो भी अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहेंगे। तो इसी क्रम में होगा क्या कि मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड एक्सेप्ट हर मोनोपोली इन टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना। कितना ही टी ट्रेड होता होगा, ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में चाय के बागान आ गए थे। राइट, तो हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली, जब भी आप पढ़ें आपको अच्छा एक दिमाग में बात आनी चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली 1813 में ही क्यों एंड की गई, पहले क्यों नहीं, बाद में क्यों नहीं? तो इसलिए क्योंकि 1813 में ही वो एनवायरमेंट क्रिएट हुआ। मोर देन 100 कंपनीज नाउ वर कमिंग टू इंडिया टू ट्रेड विथ इंडिया। इन रिजल्ट, व्हाट इज द रिजल्ट? अब रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि भारत में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो तबाह होगी। इसका रिजल्ट क्या होगा कि भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। उसका असर क्या होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी हिंदी में बोलते हैं। जब एक खेत में काम करने वाले लोग, अगर 2 लोगों के लिए काम है और 4 लोग उसमें लगे हुए हैं, प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं है, 2 लगे 4 लगे, तो वो 2 लोग जो रोजगार में लगे हुए दिखते हैं वो एक्चुअली बेरोजगार हैं। इस कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में पढ़ते हैं। तो क्या है, द कंपनी ट्रेड मोनोपोली वॉज कंप्लीटली एंडेड। सेकेंड पॉइंट क्या है, यहां पर एक पॉइंट और भी था, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज डायरेक्टेड टू स्पेंड रेज 1 लाख पर एनम टू प्रमोट एजुकेशन इन हर ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। ये 2 पॉइंट डिस्कस कर देते हैं, मिस कर गया था।
माने कंपनी, देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट पास कर रही है और वो एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर बाउंडेड है क्योंकि सुप्रीम बॉडी है पार्लियामेंट। तो क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को हर साल 1 लाख रुपए एजुकेशन पर स्पेंड करने पड़ेंगे, ये भी प्रोविजन इसमें था। और क्या है, ग्रांटेड परमिशंस टू क्रिश्चियंस मिशनरीज टू केम टू इंडिया एंड प्रीच देयर रिलीजन, माने पहली बार क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में आने की इजाजत दी गई। माने अब क्रिश्चियन मिशनरीज और ब्रिटिश सिटीजन भारत में आ सकते हैं, सेटल होने की इजाजत नहीं है, भारत में आने की इजाजत है। दे हैव नो राइट टू परचेज द प्रॉपर्टी इन इंडिया। ये 1833 के चार्टर एक्ट में होगा। तो एक सिस्टम ये है और ये चार्टर एक्ट 1813 के प्रोविजन थे। अगर हम 1833 के प्रोविजन देखें यहां पर तो क्या नया आया, मोनोपोली कंप्लीट एंडेड हो गई। पहली बार मोनोपोली कब एंड हुई, 1813 में। पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली कब एंड हुई, 1833 में। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे, फर्स्ट टाइम रिमूव्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन ब्रिटिश फ्रीली सेटलिंग एंड परचेजिंग प्रॉपर्टी इन इंडिया। माने ये अब आप चेंज देखिए क्या चेंज है। फर्स्ट टाइम ब्रिटिश मिशनरीज, जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, वो कम टू इंडिया पहली बार। इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया में, उसी के लोग इंडिया आ जा सकते थे, लेकिन पहली बार क्या हुआ कि क्रिश्चियन मिशनरीज और ब्रिटिश सिटीजन भारत में आ जा सकते हैं। यहां पर क्या हुआ चेंज, न केवल वो आ सकते हैं बल्कि प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकते हैं, माने वो यहां पर परमानेंट सेटल हो सकते हैं। माने अब ब्रिटिश कॉलोनलिज्म असलियत में स्टार्ट होगा, राइट। अभी आप देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाउ रीनेम्ड एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो उधर गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग उस समय गवर्नर था बंगाल का जिस समय ये एक्ट आया, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग 1772 में आ गया था, एक्ट 1773 में आया। इसी तरह से हम देखेंगे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड विलियम बेंटिक, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज नाउ रीनेम्ड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या चेंजेज आ रहे हैं, क्या चेंजेज आ रहे हैं, पीछे से नया क्या हो रहा है। आगे क्या है, द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल इज नोन एज इंडिया काउंसिल। इंडिया काउंसिल कहेंगे, ये इंडिया काउंसिल 1835 टू 1858 रहेगी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज नाउ कॉल्ड इंडिया काउंसिल, राइट। एंड न्यू लॉ मेंबर वॉज एडेड इन इंडिया काउंसिल। अब कंपेयर करिए जस्ट, अभी तक इस चार्टर एक्ट के पहले इस चार्टर एक्ट के पहले जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उसकी संख्या कितनी थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसकी संख्या 3 थी। अभी क्या कहा, इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक नया मेंबर ऐड कर दिया गया और इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 नहीं 3.5 हो जाएगी। आप कहेंगे 3.5 कैसे, तो 3.5 ऐसे, जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्यकारी परिषद या जिसको इंडिया काउंसिल कहा गया, जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल एग्जीक्यूटिव फंक्शन डिस्चार्ज करेगी तो ये लॉ मेंबर ऐड नहीं होगा। माने जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल या इंडिया काउंसिल एग्जीक्यूटिव फंक्शन डिस्चार्ज करेगी तो ये लॉ मेंबर उसमें ऐड नहीं होगा। माने तब ये नंबर कितने होंगे, 3 ही होंगे। लेकिन जब ये लॉ मेकिंग बॉडी के रूप में काम करेगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और इंडिया काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब लेजिस्लेचर फंक्शन डिस्चार्ज करेगी, लेजिस्लेचर वर्क करेगी, तो जब लेजिस्लेचर विधायी वर्क करेगी तो यह संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तब लॉ मेंबर ऐड होगा, बताएगा भाई किस तरह से लॉ ड्राफ्ट किया जाता है, लॉ बनाया कैसे जाता है। तो अभी तक देखिए आप, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग अलग हो चुके हैं, बट अभी भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक ही है।
हम 1773 से देखें और 1833 तक अगर हम देखेंगे, 1773 टू 1833, जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये दोनों ही वर्क कौन कर रहा है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये सेपरेट नहीं हुए हैं। जुडिशरी राइट और एग्जीक्यूटिव सेपरेट हो चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट जज। अभी तक एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक ही हैं, वही एग्जीक्यूटिव, वही पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, वही लॉ मेकिंग बॉडी है। तो दोनों ही पॉलिसी और लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बट इन 1833 आप देखेंगे फर्स्ट टाइम क्या किया गया? एग्जीक्यूटिव को सेपरेट कर दिया गया, किससे? लेजिस्लेचर से। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर सेपरेट कैसे हुए हैं? कि जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, नाउ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज रीनेम्ड एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नाउ गवर्नर जनरल, जब लेजिस्लेचर, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल और इंडिया काउंसिल जब लेजिस्लेचर फंक्शन डिस्चार्ज करेगी, तो वो लॉ मेंबर ऐड होगा, 3 रहेंगे और एक नया मेंबर ऐड हो जाएगा, लॉ मेंबर 4। तो फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर फंक्शंस को अलग अलग कब किया गया? चार्टर एक्ट 1833 में, राइट। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल नोन एज इंडिया काउंसिल। इंडिया काउंसिल एंड हो जाएगी 1858 में। एंड न्यू लॉ मेंबर वॉज एडेड इन इंडिया काउंसिल, राइट। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? लेजिस्लेचर पावर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे एंडेड एंड गवर्नर जनरल ऑफ कलकत्ता वाज गिवन सोल लेजिस्लेशन पावर्स अक्रॉस इंडिया। माने जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को जो लेजिस्लेचर पावर्स थी उनके पास, जो कुछ भी लेजिस्लेचर पावर्स थी उनको कंप्लीट एंड कर दिया गया, और वो सारी लेजिस्लेचर पावर कहां निहित हो गई, कहां इन्वॉल्व हो गई? वो हो गई कहां? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, राइट। ये चेंज आप देख सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात और है आपके सामने, क्या कि जब कॉर्नवालिस आया था तो उसने क्या किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्यूरोक्रेसी में इंडियंस को बैन कर दिया था। जितनी भी अपर पोस्ट होंगी ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्यूरोक्रेसी में, उसमें इंडियंस आर नॉट अलाउड। हेलो, इंडियंस आर नॉट अलाउड इन सीसीएस। वो यूसीएस अनकॉम्बिनेटेड सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, लेकिन कोबिनेटेड सिविल सर्विसेज में अलाउड नहीं है। तो कॉर्नवालिस बैन द एंट्री ऑफ इंडियन एट टॉप मोस्ट। बट यहां पर क्या देखना है? दिस एक्ट, इस एक्ट में क्या प्रोविजन किया गया? हैज डिक्लेयर्ड दैट देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटिश सब्जेक्ट। माने वहां पर जो एंट्री बैन की गई थी, यहां ओपन कर दी गई थियोरेटिकली। आगे चल करके हम देखेंगे तो सीसीएस में आ जाएंगे हमारे। सबसे पहले सीसीएस में जो शामिल होते हैं 1861 में, उनका नाम क्या है? आप मुझे होमवर्क आपके लिए है कि फर्स्ट सीसीएस कौन बना, सेकेंड सीसीएस कौन बना, थर्ड सीसीएस कौन बना। सेकेंड सीसीएस हालांकि जो बने उनको एज से रिलेटेड कुछ इशू आया और उनको टर्मिनेट कर दिया गया सेवाओं से। नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी, राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाने जाते हैं। फर्स्ट सीसीएस टैगोर फैमिली से आया है, अब वो आपको बताना है कौन है, राइट। ठीक है। The act was declared that there is no discrimination between India and British subjects. All the officers of India and Britain are open for all the India and British alike. मतलब अब जो जितने भी ऑफिसर्स हैं और ऑफिसर्स हैं वो इंडियन के लिए और ब्रिटिश के लिए एक समान रूप से खुले हैं, ऐसा थियरी है। प्रैक्टिकल होने में भी काफी वक्त लगेगा। तो ये क्या है? चार्टर एक्ट 1833 है, राइट। लास्ट चार्टर एक्ट 1853 अगर हम देखें, हेलो, क्या पहले से चेंज हो रहा है? चेंज क्या हो रहा है? आपको चेंज जो हो रहे हैं उनको अंडरलाइन करना है। पहला चेंज क्या है? नो प्रॉमिस ऑफ 20 years गिवन टू कंपनी।
माने कोई वादा नहीं किया गया है कि ये जो ट्रेड मोनोपोली है इट इज एक्सपेंडेड फॉर नेक्स्ट 20 ईयर। दिस इज अ प्रोविजन गिवन इन द चार्टर एक्ट 1853। कोई वादा नहीं, कोई इरादा नहीं। नाउ अभी आप फंक्शन देखिए क्या था। टॉप बॉडी हमारे पास क्राउन, राइट, उसके नीचे ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसके नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट, एंड देन इसके नीचे अगर हम देखेंगे इसके नीचे क्या है, बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 6 मेंबर बॉडी, इसके नीचे सीओडी, इसके नीचे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड सो ऑन, इसी तरह से गवर्नर, इसके नीचे रेजिडेंट्स, फिर अदर ब्रिटिश एम्प्लॉइज एंड ऑफिसर्स। हम यहां पे देखेंगे ये 24 मेंबर्स बॉडी थी, 24 से घटाकर किसकी संख्या को कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया। तो सीओडी रिड्यूस्ड टू 18 मेंबर्स बॉडी, आउट ऑफ विच 6 मेंबर्स टू बी इलेक्टेड बाय बीओसी, और इसमें भी 6 मेंबर कौन भेजेगा, बीओसी भेजेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की पावर कट कर दी गई, और ज्यादा कट कर दी गई, और बीओसी की पावर को बढ़ा दिया गया। इसका मतलब यही है क्या कि सीओडी की पावर को कम कर दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पावर को और बढ़ा दिया गया। फिर क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, वेरी गुड, फर्स्ट टाइम। ध्यान दीजिएगा, पहली बार अगर हम देखेंगे तो लेजिस्लेचर फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग अलग किया गया, इसको लेजिस्लेचर नाम नहीं दिया गया। जो लॉ मेंबर ऐड हुआ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल या इंडिया काउंसिल एग्जीक्यूटिव फंक्शन डिस्चार्ज करेगी तो उसमें 3 मेंबर होंगे, लेकिन जब वो लेजिस्लेचर फंक्शन डिस्चार्ज करेगी तो एक नया मेंबर ऐड होगा जिसको हम बोलेंगे लॉ मेंबर, तो मेंबर हो जाएंगे 4। यानी कि पहली बार एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस अलग अलग किए गए, लेकिन पहली बार लेजिस्लेचर नाम कब दिया गया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन अदर वर्ड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ये वही सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है आगे चलकर के जहां भगत सिंह ने स्मोक बम फेंका था। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, कितने मेंबर होंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 4 मेंबर और प्लस 6 नए मेंबर ऐड किए गए। अभी आप जस्ट कल्पना करिए, एक तो लॉ मेंबर कंप्लीट ऐड हो गया यहां, तो 3 + 1 4 हो गए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और 6 अदर मेंबर, तो टोटल इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की संख्या कितनी हो गई, 10। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह संख्या कितनी थी, 4। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में यह संख्या घटाकर कर दी गई 3। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 1833 में जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल एग्जीक्यूटिव फंक्शन डिस्चार्ज करेगी तो संख्या 3 ही रहेगी, लेकिन लेजिस्लेचर फंक्शन जब डिस्चार्ज करेगी तो ये मेंबर हो जाएंगे 4, राइट। अभी हम अगर हम देखेंगे तो क्या है, ये 4 मेंबर और नया कितना ऐड किया गया, 6। चेंज क्या हो रहा है, अब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की संख्या कितनी हो गई, 10, और इन 6 में जो 4 हैं वो अपॉइंटेड होंगे बंगाल, मद्रास, बॉम्बे एंड आगरा प्रोविंसेस से। और ध्यान देने की बात यह है, हिस्ट्री ऑफ प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन 1853 में इंट्रोड्यूस हुआ और 1892 में इसको समाप्त कर दिया गया। 1892 में एक्ट में क्यों समाप्त किया गया, हम चर्चा वहां करेंगे। और ये फिर कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1919 में इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसकी चर्चा भी हम वहां करेंगे। फिर क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी टू लॉस्ट हिज पावर टू नॉमिनेट सिविल सर्वेंट। सिविल सर्विसेज कमीशन बना था जिसकी बात मैं ये यहां लिखा था। तो क्या है, 1600 से लेकर के और हम देखेंगे 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय थे, जितने भी ऑफिसर थे, सब क्या थे, जो सीसीएस थे वो सब अपॉइंट होते थे, नॉमिनेट होते थे। 1853 से सब नॉमिनेट होते थे, लेकिन 1853 में कहा गया, 1853 में कहा गया कि वो नॉमिनेट नहीं होंगे, अब उनका सिलेक्शन होगा, माने ओपन कंपटीशन की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। और उसी लिए सिविल सर्विसेज कमीशन बनाया गया अंडर द चेयरमैन ऑफ लॉर्ड मैकाले। और हम देखेंगे 1853 से 1856
7 तक या 8 तक ये क्या हुए, ये सिलेक्शन होने लगा, इनका सिलेक्शन हुआ। किसने करा सिलेक्शन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने। और 1857 की जो रिवोल्ट हुई उसके बाद शासन सत्ता कंपनी के हाथों से निकलकर क्राउन के हाथों में चली गई। और 1858 से लेकर के 1947 तक अगर हम देखेंगे तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का ऑफिस था उसने क्या किया कि इनको सेलेक्ट किया। तो अब इंडियंस पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें? सीसीएस में। ये किस चार्टर एक्ट में कहा गया कि फर्स्ट टाइम वो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा? 1833। 1853 में क्या किया गया? उस थ्योरी को प्रैक्टिकली चेंज कर दिया गया 1853। लेकिन पहला आईसीएस सेलेक्ट कब हुआ? 1861 में। जो फर्स्ट आईसीएस सेलेक्ट हुआ उसका नाम आपको कमेंट करना है, बताना है, राइट। अब एक काम और किया गया कि चूंकि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसके पास बहुत सारे काम थे, तो बंगाल पर उसका फोकस कम हो पाता था, इसलिए एक लेटिट्यूड गवर्नर, एक न्यू ऑफिस डिजाइन किया गया। लेटिट्यूड गवर्नर, उपराज्यपाल, जैसे दिल्ली में अभी लेटिट्यूड गवर्नर है, पुडुचेरी में लेटिट्यूड गवर्नर है, हिंदी में उपराज्यपाल बोलते हैं। तो एक नया पद ये इंट्रोड्यूस किया गया। ये प्रावधान थे चार्टर एक्ट 1853 के। अब 1857 का रिवोल्ट हुआ। 1857 का रिवोल्ट हुआ, शासन क्राउन के हाथों से निकलकर किसके पास चला गया, सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर क्राउन के पास चला गया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के प्रावधान क्या थे? फर्स्ट पॉइंट, इसका प्रावधान फर्स्ट देखिए, इंडेड क्या है? ड्यूल गवर्नमेंट ऑब्लिक रूल क्या है? सीओडी को भी समाप्त कर दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, क्योंकि कंपनी रूल ही समाप्त हो गया। और फिर किसको? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया। मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल एबोलिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। पहला काम तो यह हुआ। दूसरा, अब अगर ये सीओडी भी और बीओसी दोनों समाप्त कर दिए गए तो एक नया ऑफिस क्रिएट करा गया, राइट। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू ऑफिस, वो न्यू ऑफिस जो है इज कॉल्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। एक नया ऑफिस आया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। नया ऑफिस आया, सीओडी भी समाप्त, बीओसी भी समाप्त। इसका मतलब यह हुआ कि अब एक नया ऑफिस क्रिएट करा गया, क्या? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। और इसको सलाह देने के लिए एक काउंसिल, जिसको बोलेंगे इंडिया काउंसिल, एक इंडिया काउंसिल का गठन हुआ। इसमें 15 मेंबर्स थे, 15 सदस्य थे इंडिया काउंसिल में। एक सिंगल ऑफिस क्रिएट किया गया और ये था क्या? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और उसको असिस्ट करने के लिए एक इंडिया काउंसिल का गठन किया गया जिसमें 15 मेंबर है। गवर्नर जनरल की अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और यहां पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की अपनी इंडिया काउंसिल है। इन दोनों को मिलाने पर हम कंबाइंडली कहेंगे इंडिया ऑफिस। इसी को हम क्या बोलेंगे? इंडिया ऑफिस। इंडिया हाउस नहीं, इंडिया हाउस की बात नहीं करना हूं, श्याम जी कृष्ण जी वर्मा एस्टेब्लिश इन लंदन फॉर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी। इंडिया हाउस की बात नहीं हो रही है, इंडिया ऑफिस की बात हो रही है, राइट। तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, हिंदी में लिखते हैं भारत सचिव। भारत सचिव, एक नए पद का सृजन किया गया, क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एंड हिज काउंसिल इज कॉल्ड इंडिया काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ 15 मेंबर्स।
to assist the Secretary of State for India. राइट, सेकेंड काम ये हुआ। थर्ड अगर हम देखेंगे यहां पर, तीसरा थर्ड पॉइंट, एक कॉम जो सीसीएस था, कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज, नाउ कॉल्ड इंपीरियल सिविल सर्विसेज। और ये इंपीरियल सिविल सर्विसेज इसके पहले 1853 से 1858 तक ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में थी। अब ये किसके, ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के हाथ में चला गया। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हम यहां पे देखेंगे, अब इसको डील ये करेगा। तो 1858 से लेकर के टिल 1947 तक इंडियंस इसमें शामिल हुए, न केवल शामिल हुए बल्कि सेलेक्ट भी हुए। फर्स्ट आईसीएस हमने आपको होमवर्क के लिए दिया है। थर्ड सीसीएस और आईसीएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के ऑफिस के द्वारा देखा जाएगा। लास्ट पॉइंट फोर्थ क्या है, लास्ट पॉइंट फोर्थ ये है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अभी तक होता था, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, राइट, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसके पहले गवर्नर ऑफ बंगाल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1813 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज नाउ रीनेम्ड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इस एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज नाउ क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइसराय ऑफ इंडिया, वाइसराय ऑफ इंडिया। इस बात को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। अगर आप देखेंगे आफ्टर 1858 कहीं कहीं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यूज किया गया है, कहीं कहीं वाइसराय ऑफ इंडिया यूज किया गया है, लेकिन दोनों ही सही हैं। ऐसा नहीं आप बोल सकते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नाउ रीनेम्ड एज ए वाइसराय ऑफ इंडिया, नो। तो क्या है, इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हम देखेंगे कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, जो ब्रिटिश इंडिया है, ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 15 अगस्त 1947, अगर 15 अगस्त 1947 की स्थिति को देखेंगे तो उस समय, उसके पहले की स्थिति को देखेंगे तो 11 प्रोविंसेस थे ब्रिटिश भारत में और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे और लगभग 565 नेटिव स्टेट्स थे, देसी रियासतें थी। तो ब्रिटिश इंडिया, और यहां पर हम देखेंगे नेटिव स्टेट्स, राइट, रियासतों की संख्या 565 के आसपास थी जहां राजा और रजवाड़े थे। तो ब्रिटिश इंडिया को हेड करेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, राइट। नेटिव स्टेट के साथ डील करेगा वाइसराय डील करेगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइसराय डील करेगा। तो वाइसराय डील करेगा एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन, राजा से ही बात करेगा। तो वाइसराय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन है, कहां, नेटिव स्टेट्स में, और ब्रिटिश इंडिया में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, राइट। हम देखेंगे व्यवस्था, तो ये एक्चुअली क्या है, दो अलग अलग पोस्ट ना होकर के ये और ये दोनों ही एक ही व्यक्ति को, ये दोनों ही पोस्ट क्या हुआ, एक ही व्यक्ति को मिल गए। इसलिए गवर्नर जनरल, टेक्निकली तो ये होना था कि वाइसराय रिप्रेजेंटेटिव है क्राउन का, तो वाइसराय रिपोर्ट किसको करेगा, क्राउन को। तो वाइसराय क्राउन को रिपोर्ट करेगा। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि विक्टोरिया के हस्बैंड प्रिंस अल्बर्ट का निधन हो गया, डेथ हो गई। ये डेथ हो जाती है कब, 1861 में, और विक्टोरिया की डेथ होती है 1901 में। तो 40 साल तक अगर विक्टोरिया देखेंगे, क्राउन विक्टोरिया, तो वो इसी गम में डूबी रहेंगी, हस्बैंड के वियोग में। इसी समय ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपनी पावर को बढ़ा लिया, तो अब ये कहां ही रिपोर्ट कर पाएगा विक्टोरिया को। तो टेक्निकली तो विक्टोरिया को रिपोर्ट करना चाहिए था इसको, और इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को रिपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन अब हम देखेंगे कि ये दोनों एक ही व्यक्ति थे और दोनों ने ही किसको रिपोर्ट करा, दोनों ने ही रिपोर्ट करा किसको,
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, या हम यहां पर कह सकते हैं क्या, इंडिया ऑफिस को। तो किसको रिपोर्ट किया दोनों ने, इंडिया ऑफिस को। राइट। तो वाइसराय ऑफ इंडिया, अलग अलग ये पोस्ट जो आपको दिख रही हैं वो सिंगल पर्सन को दी गई। तो या तो आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहें या वाइसराय ऑफ इंडिया कहें, लेकिन कॉमनली दोनों नाम में वाइसराय ऑफ इंडिया कहलाना ज्यादा पसंद किया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने। तो क्या है, इंडिया ऑफिस को। ये पद अगर हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देखेंगे तो क्रिएशन हुआ था कब, याद करिए 1813 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब तक रहता है, 1947 तक। राइट, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1947 तक। और इसके बाद अगर हम देखेंगे वाइसराय ऑफ इंडिया, ये क्रिएशन कब हुआ, 1858, और कब तक रहा, 1947 तक। और यहां पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये पद रहा 1950 तक। क्यों, स्वतंत्र भारत में भी तो गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। तो ये पोस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की 1813 टू 1950 रही है, और ये 1858 टू 1947 रही है। राइट, तो इस तरह से हम देखेंगे दीज आर द प्रोविजंस। तो आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यूज कर सकते हैं शब्द, या फिर आप वाइसराय ऑफ इंडिया कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक फेज 1 कंप्लीट हुआ। कहां से कहां तक है ये फेज 1, ये स्टार्ट होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से और जाता है कहां, 1858 तक। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से रूल निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। हालांकि 1773 के पहले अगर हम देखेंगे तो 1766 में भी पार्लियामेंट ने प्रेशर बनाया कंपनी पर, और न केवल प्रेशर बनाया बल्कि कंपनी 4 लाख पाउंड पर ईयर ब्रिटिश सरकार को देने के लिए राजी हो गई। क्योंकि जो प्लासी लूट स्टार्ट हुई उसमें कंपनी, ब्रिटिश सरकार भी चिंतित हो उठी कि हमारा भी हिस्सा उसमें होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट फॉर्मल एक्ट आया है कब, 1773। तो ये जर्नी थी। उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ लाभ उठाया होगा। फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते, शुक्रिया।